हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम हाजिर हैं आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को लेकर, जो डेली का डोज 1 जुलाई के नाम से हम अभी डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, अगर हम बात करें आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आवश्यक रूप से। और अगर आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो से कनेक्टेड रहते हैं और रोज़ टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो आपकी करंट अफेयर्स के पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए तो हम अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम सेशन की शुरुआत करते हैं, प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं, शुरू करते हैं, उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट्स के रूप में डिस्कस करते हैं, जिससे आपका उत्साहवर्धन हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशनल कोट्स है आपके स्क्रीन पे। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कहने का अर्थ ये है कि धन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षा, क्योंकि धन आप चाहे जितना भी संचय कर लो, वो आपकी समय पर रक्षा नहीं कर पाएगी, बल्कि आपको ही धन की रक्षा करनी पड़ती है। आपके पास मान लो कि बहुत सारा धन आ गया, तो आपको एक टेंशन बना रहेगा कि इसकी रक्षा कैसे करनी है, कोई इसे चुरा के न ले जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कहा जाता है कि धन जितनी मात्रा में आपके पास आती है, उतनी ही आपके लिए परेशानियां लेकर आती है। लेकिन जहाँ तक अगर हम शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो कोई आपसे न चुरा सकता है, न कोई बांट सकता है। और ये विपरीत परिस्थितियों में ये शिक्षा ही आपके काम आती है, ये आपकी रक्षा करती है। तो फ्रेंड्स, हमें धन उपार्जन किसी भी विधि से ज़्यादा धन उपार्जन करने के अपेक्षा हमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की ओर प्रेरित होना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही आपका परम मित्र है, जो आपके किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में मददगार होता है। या फिर अगर आप अपना जीवन जीते हैं तो एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं एक अच्छी शिक्षा के बदौलत। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने सेशंस की ओर और प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है राहुल सचदेवा, दूसरा ऑप्शन है अतुल कश्यप, तीसरा अतुल अग्निहोत्री और चौथा राकेश कश्यप। और फ्रेंड्स, इसमें जो सही जवाब है वो है अतुल कश्यप। अतुल कश्यप को भारत में अमेरिका का अंतरिम राजदूत के रूप में जो बाइडेन सरकार ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने अभी नियुक्ति प्रदान की है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। हम बिना समय गंवाए कोशिश करेंगे कि जल्दी आपको कम समय दिए और ज़्यादा क्वेश्चन आप समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय अमेरिकी अतुल कश्यप को, जो भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है। और अतुल कश्यप भारत और अमेरिका संबंध के विशेष जानकार माने जाते हैं और लंबे समय तक सरकार में भारत संबंधी मामलों में सेवा दे चुके हैं। और कश्यप की नियुक्ति से महामारी के बीच भारत और अमेरिका की साझेदारी और मजबूत होगी, ऐसा आशा किया जा रहा है। और वे पहले भी दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, इनका नाम अतुल कश्यप, जो भारतीय मूल के ही हैं, उन्हें अमेरिका का भारत में अंतरिम राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और ये आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा रूस, तीसरा भूटान और चौथा जापान। इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है भूटान। भूटान, केंद्र सरकार ने हाल ही में भूटान से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान से भारत का संबंध काफ़ी मधुर रहा है हमेशा से।
और वो भारत को अपना एक अग्रज के रूप में मानता रहा है। और सरकार के अगर इस कदम की बात करें तो इससे आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। और पहले केवल 31 जनवरी 2021 तक बिना लाइसेंस के आयात की अनुमति थी आलू की भूटान के लिए, अब ये बढ़ाकर जून 2022 तक कर दिया गया है। और हम बात करें तो भारत ने वर्ष 2021 में 24 लाख रुपए के आलू का आयात किया, जबकि वर्ष 2019-20 में 10.97 लाख रुपए का आयात किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पड़ोसी देश भूटान से संबंधित ये न्यूज़ है और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में किस चाइनीज़ ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, पहला है टिकटॉक, दूसरा शेयरइट, तीसरा यूसी ब्राउज़र और चौथा बैडू मैप। तो फ्रेंड्स, इसमें जिस ऐप को पाकिस्तान के एक कोर्ट ने बैन लगाने का आदेश दिया है वो है टिकटॉक। इसे पहले भी पाकिस्तान में बैन किया जा चुका था। आप सबको पता है कि इंडिया में भी काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया है, उसमें टिकटॉक भी शामिल है। तो टिकटॉक को पाकिस्तान के कोर्ट ने फिर एक बार दूसरी बार बैन करने की घोषणा की है। तो पाकिस्तान के कोर्ट ने एक बार फिर से चीन के वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को निलंबित करने का आदेश दिया है और 3 महीने पहले इस ऐप से सरकार ने प्रतिबंध को हटाया था, जिसे फिर से लागू करना पड़ा प्रतिबंध को। और अगर हम बात करें तो ये मामला क्या है, तो यह कोर्ट का जो आदेश आया है, सिंध हाई कोर्ट ने ये आदेश एक पाकिस्तानी नागरिक की उस याचिका पर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह ऐप देश में अनैतिकता और अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो टिकटॉक ऐप है ये काफ़ी विवादों में पहले भी रहा है। भारत में इसको बैन पहले ही कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में 3 महीने पहले इसे फिर से बहाल कर दिया गया था और एक पाकिस्तानी नागरिक की याचिका पर इसे फिर से बैन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस ऐप का नाम है, आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं मिसलेनियस कैटेगरी में, जो आपके वनडे एग्जाम्स या फिर पीसीएस एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह की जेल की सजा सुनाई गई है? तो फ्रेंड्स, ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है थाबो अम्बेकी, दूसरा सिरिल रामफोसा, तीसरा कगलेमा मोटलांथे और चौथा जैकब जुमा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है जैकब जुमा। ये काफ़ी प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध नाम है जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और उन्हीं पर हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें इस पूरे घटनाक्रम की, तो दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत ने भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने जेल की सजा सुनाई है। और इसकी जांच कर रहे उप मुख्य न्यायाधीश रेमंड जोंडो की अदालत में जैकब जुमा पेश नहीं हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये जो सजा सुनाई गई है वो एक मामले में, एक भ्रष्टाचार के मामले में उन पे जांच चल रही थी और उन्होंने न्यायालय का अवमानना भी किया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इन पे 15 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है और उनको अदालत की अवमानना में यह सज़ा सुनाई गई। जैकब जुमा 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में पदासीन थे और सज़ा सुनने के लिए या सज़ा सुनने के दौरान जुमा अदालत में उपस्थित नहीं थे। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये इंटरनेशनल अफेयर्स से इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके पीसीएस एग्जाम के लिए या फिर वनडे एग्जाम्स के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेट्रैक्स का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेट्रैक्स का मतलब क्या है? नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स। ठीक है, ये ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों से संबंधित है, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, दूसरा राजनाथ सिंह, तीसरा नितिन गडकरी और चौथा अमित शाह। और इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता दूं, वो है प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है और उद्घाटन किया है, एक वर्चुअल उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का।
तो फ्रेंड्स इसको हम और डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 3 में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है। और ये पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र जो इंदौर में स्थित है, औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 3 में बने ऑटो टेस्टिंग ट्रैक करीब 3000 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और केंद्र सरकार द्वारा करीब 13,000 करोड़ की लागत से इसे ऑटो टेस्टिंग ट्रैक को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है जिसे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर ने, केंद्रीय मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने किया है। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा और चौथा तमिलनाडु। इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स, जो सही जवाब है वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है अभी हाल ही में। और यह ओडिशा में पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी माना जा रहा है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण, आजीविका और आय पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। और इस योजना के बारे में हम बता दें फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम के बारे में हम बता दें कि यह साझेदारी जो संपन्न हुई है इसे दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उड़ीसा ये स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चन है और स्टेट से संबंधित प्रश्न है जो अक्सर आपके पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन सी हस्ती हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला अभिज्ञान प्रकाश, दूसरा पी साईनाथ, तीसरा मेनका दोषी और चौथा सुरेश चौहान। तो इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है पी साईनाथ। पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पी साईनाथ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संपादक हैं पी साईनाथ। और इन्हें इस साल जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जापान में इस पुरस्कार की अगर हम शुरुआत की बात करें तो वह 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य एशिया की अनोखी और विविधतापूर्ण संस्कृति को संरक्षित रखने और प्रोत्साहित करने के काम करने वाले लोगों और संस्थानों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता रहा है। और पी साईनाथ से पहले संगीतकार AR रहमान और इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के कैटेगरी में आता है। और अभी हाल ही में जो इस जापान के पुरस्कार जिसका नाम है ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है पी साईनाथ और ये एक वरिष्ठ पत्रकार है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, विश्व सोशल मीडिया दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपको पता करना है, जो सोशल मीडिया को समर्पित है। तो बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा है 12 मार्च, तीसरा 25 मई और चौथा 30 जून। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि 30 जून को हम सोशल मीडिया दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो विश्व सोशल मीडिया दिवस का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यह विश्व में सोशल मीडिया संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कैसे उभरा, इसके बारे में सभी को बताया जा सके, सभी को जागरूक किया जा सके। और विश्व भर में अगर हम बात करें कि पहली बार विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया गया था, तो यह 30 जून 2010 को विश्व सोशल मीडिया दिवस के रूप में मनाया गया था। और उस समय विश्व में सोशल मीडिया के प्रभाव और वैश्विक संचार में इसकी भूमिका पर जोर देने के लिए विश्व सोशल मीडिया दिवस को मनाया जाने लगा। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस तरह के प्रश्न डेज, ईयर्स और वीक से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं।
अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, जून 2021 के मध्य भारत और यूरोपीय संघ के मध्य कहां पर संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास की हम बात कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा अदन की खाड़ी और चौथा हिंद महासागर। इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी में भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य नवल एक्सरसाइज को अभी संपन्न किया गया है हाल ही में। ये 18-19 जून की बात है। और यह अभ्यास, इस अभ्यास को करने के पीछे जो अगर मंशा की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो वो था एक समुद्री डकैती विरोधी अभियान के परिदृश्य पर यह अभ्यास आधारित था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना फ्रिगेट INS त्रिकंड, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स सोमालिया, ऑपरेशन अटलांटा की परिसंपत्तियां शामिल थी। अगर हम इसमें आगे की बात करें तो इसमें इतावली युद्धपोत कैराबिनियर अटलांटा का फ्लैगशिप पोत और स्पेनिश युद्धपोत नवारा, फ्रांसीसी युद्धपोत सुरकॉफ और जल, थल और नभ सभी के लिए कारगर फ्रांसीसी अटैक हेलीकॉप्टर कैरियर टोनरेव भी शामिल था। तो फ्रेंड्स ये जो अदन की खाड़ी में इस तरह का जो नवल एक्सरसाइज किया गया है, इसका उद्देश्य ये था कि आए दिन जब हम देखते हैं कि समुद्री लुटेरों, जो अगर हम बात करें सोमालिया का जो रीजन है, केनिया का जो रीजन है, अदन की खाड़ी के आसपास वाला क्षेत्र जो है, तो वहाँ पे आए दिन जो पायरेट्स होते हैं उनकी एक डर बना हुआ होता है, उसका खतरा बना हुआ होता है कि वहाँ से पास करने वाले जितने भी जहाज होते हैं, जितने भी समुद्री जहाज होते हैं, उन्हें वो लूट लेते हैं। तो इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए एक संयुक्त अभ्यास को, एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को अभी संपन्न किया गया है अदन की खाड़ी में भारत और यूरोपीय संघ के मध्य। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें हम पता करेंगे कि कौन सा कथन सत्य है। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके UPSC के एग्जाम से पूछे जाते हैं और PCS के एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, यह परियोजना कर्नाटक राज्य से संबंधित है। दूसरा है इस परियोजना के तहत जंगलों का विस्तार किया जाएगा। तीसरा है इस परियोजना के तहत सिंगनायकन हल्ली झील का पुनरुद्धार किया जाएगा। और चौथा है इस परियोजना का समर्थन पर्यावरणविदों द्वारा किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपके समक्ष और इसमें कौन कौन से विकल्प चुनने हैं तो उसका कोडिंग नीचे दिया गया है। पहला है केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 1 और 3 और चौथा है केवल 3 और 4। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। केवल 1 और 3 इसका सही जवाब है, जो यह साबित करता है कि हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये है इस परियोजना के तहत सिंगन नायकन हल्ली झील का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम इसको डिटेल्स में थोड़ा। जून 2021 में हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना को सिंगनायकन हल्ली झील यलहंका होबली के जीर्णोद्धार के लिए शुरू किया गया है और यह परियोजना कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही साबित हुए। और हम आगे अगर बात करें तो इस झील का कायाकल्प हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना के भाग के रूप में लघु सिंचाई और भूजल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। और इस परियोजना के अगर हम लक्ष्य की बात करें तो यह बंगलुरु के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों और चिकबल्लापुर जिलों के शुष्क तालुकों में फैले 65 बड़े पानी के टैंकों को रिचार्ज करना, यानी उसमें पानी की आपूर्ति बहाल करनी इसका उद्देश्य है। लेकिन इसमें अगर हम अगर घाटी की बात करते हैं, इस नागवाड़ा घाटी परियोजना की बात करते हैं तो इसका पर्यावरणविदों द्वारा इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट जो हैं वो इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस परियोजना हेतु 6000 से अधिक पेड़ों को काटा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना किस स्टेट में है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
कि हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना, पहले इसके नाम को आप याद रखें। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये किस राज्य से बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख पाओगे। और अभी हम टॉप 10 करंट अफेयर्स को के क्वेश्चंस को इस तरह से 10 क्वेश्चन को हमने अभी डिस्कस किया, उस पर चर्चा की, और आशा करता हूं कि आप लोग इससे काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। और मेरा प्रयास था कि कम समय में आपको 10 क्वेश्चंस को, जैसे कि आपको 15 से 20 मिनट का समय देना पड़े, और आप टॉप 10 क्वेश्चन जो आज के दिन के हैं, डेली के डोज 1 जुलाई के नाम से जो आज हमने ये सेशन का आयोजन किया, उसके टॉप 10 क्वेश्चन को आप समझें और इसका लाभ उठाएं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके रीच को बढ़ाएंगे, जिससे और भी एस्पिरेंट्स और भी स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे इस एग्ज़ाम वॉरियर्स फैमिली से जुड़ सके और वो लोग लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा, आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और फिर कल हाजिर होऊंगा आपके समक्ष डेली के डोज के नाम से टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।